exhibited over the territory of Indian subcontinent in 1962. What were the effects or what were the consequences or results faced by India internally as well as externally? So let's go moving on a further point. First point, dented India's image at home and abroad too. भारत की छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर प्लस राष्ट्रीय स्तर दोनों स्तर पर काफी गहरा झटका लगा. यानी कि इनसाइड द कंट्री द मासेस ऑफ द कंट्री वर नाउ कंटेम्पलेट अबाउट द गवर्नमेंट. उनका जो भरोसा था इस सरकार पर से हिल गया. एंड अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी काफी हंसी उड़ी इंडिया की, बिकॉज this war was not that kind of a war which was lost by after fighting or after chivalry or after a great attempt. This war was, I think, was lost due to ignorance. This war was lost like a, I think, एक छोटा बच्चा होता है ना जिसको समझ में नहीं आती ये चीज. एक छोटा बच्चा था और उसको कुछ समझ में नहीं आई और कोई उससे थोड़ा सा भाया और उसने उसके गाल पे I think slapped on his cheek and I think he moved away. तो आई थिंक इस तरह से पूरी दुनिया ने इंडिया की मजाक उड़ाई, बिकॉज इंडिया वाज सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री एट दैट टाइम आल्सो. इसलिए भारत की काफी हंसी उड़ी. Second point, India was bounded to approach the Americans and the British for the military assistance to get control over the crisis condition of shame. अभी तक जिन देशों के सामने आप सो कॉल्ड अपनी गर्दन सीधी करके खड़ी रहते थे, कमर सीधी करके खड़े रहते थे, ना ही उनके प्रपोजल्स को आप एक्सेप्ट कर रहे थे, ना ही उनके कैंप का आप हिस्सा बन रहे थे, अब आप मजबूर हो गए. यू आर बाउंडेड टू bow before those countries, स्पेशली अमेरिका और ब्रिटिश के सामने आपको झोंकना पड़ा, क्योंकि आपकी मिलिट्री इतनी तैयार ही नहीं हो पाई थी कि आपकी मिलिट्री 15 दिन बाद भी चैसे लड़ सके, क्योंकि पहले तो वो प्रिपेयर थी ही नहीं और जब अटैक हुआ तो तब प्रिपेयर होने का सवाल नहीं उठता. ठीक है, तो इसलिए अमेरिकन और ब्रिटिशर्स से हमें मिलिट्री असिस्टेंस की डिमांड करनी पड़ी, जिससे कि किसी भी तरह की क्राइसिस कंट्रोल की जा सके. और ये आई थिंक एक बहुत ही शर्म भरा हुआ मुद्दा था और इसीलिए पूरे देश के लिए, हमारे देश के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक शर्म भी साबित हुआ ये मुद्दा. आई थिंक इट वाज अ कंडीशन ऑफ shame and this condition also proved itself to be a shame. Third point, the then defense minister V. Krishna Menon, Nehru's close associate, had to leave his designation in the cabinet post. उस वक्त हमारे रक्षा मंत्री थे वी कृष्ण मेनन साहब, जैसे आज रक्षा मंत्री हैं हमारे राजनाथ सिंह जी, तो उस वक्त थे वी कृष्ण मेनन साहब. और ये कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जी के आई थिंक वो एक तरीके से एडॉप्टेड ब्रदर थे. ठीक है, छोटे भाई की तरह थे, बैठते साथ थे, उठते साथ थे, पार्टी साथ करते थे, बाहर घूमने साथ थे, हर जगह साथ ही बैठते थे. ठीक है, तो आई थिंक ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि वी कृष्ण मेनन वाज जस्ट अ फेस, पीछे सारी पॉलिसी जवाहरलाल नेहरू साहब की ही होगी. तो नेहरू जी का क्लोज एसोसिएट उनको यहाँ पर बोला गया है. अब ऑब्वियसली भाई ऑफिशियली कोई चीज अगर आपके सामने एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज बन के आई है तो ऑफिशियली आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. अब ऑफिशियली उस वक्त देश के रक्षा मंत्री कौन थे? वी कृष्ण मेनन साहब. तो ऑफिशियली जब ये पूरा प्रकरण घटा आफ्टर दिस ग्रेट इन्वेजन डन बाय चाइना एंड एक्सकेवेशन ऑफ आवर लैंड इनटू इट्स टेरिटरी, तो आई थिंक वी कृष्ण मेनन की जवाबदेही तय कर दी गई, भैया आप जवाब दीजिए, आप तो रक्षा मंत्री हैं, जबकि वो वही कर रहे थे जो नेहरू साहब ने बोला. बट ठीक है, रक्षा मंत्री वो थे पूरी दुनिया के लिए भी और देश के लिए भी. तो वी कृष्ण मेनन साहब ने जवाब तो क्या दिया? जवाब ये दिया कि उन्होंने अपने मंत्री पद से और रक्षा मंत्री के पद दोनों से, यानी कि फ्रॉम द पोस्ट एंड डेजिग्नेशन ऑफ डिफेंस मिनिस्टर अलोंग विद द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर, यानी कि अ पार्ट ऑफ कैबिनेट, दोनों पदों से उन्होंने इस्तीफा दिया, रेजिग्नेशन दिया. Next point, Nehru himself suffered as he was heavily criticized for the wrong and confusing assessment of the Chinese intentions, leading to the lack of military preparedness, resulting in a devastating defeat. नेहरू साहब भी इस आग से बच नहीं पाए. उन्होंने कोशिश तो बहुत की अपने आप को बचाने की. वी कृष्ण मेनन साहब का इस्तीफा दिलवा दिया. उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मैं दुखी हूँ, मैं बीमार रहता हूँ जब से हमारा देश हारा है. कितनी भी चीज समझाने की कोशिश की, बट आफ्टर दैट ही वाज ऑन द पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म. वो बहुत बड़े पॉइंट पर थे, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी और ये कोई छोटी मोटी बात भी नहीं थी. अरुणाचल का 72,000 स्क्वायर मील एरिया को लेकर चला गया और लद्दाख का 1/3 पार्ट को लेकर चला गया. उसके बाद अगर आप ये कहें कि मैं दुखी हूँ, ठीक है, मुझे बहुत दुख है, मेरे देश की इतनी बड़ी टेरिटरी को आप कट ऑफ कर गए, तो आई थिंक इससे काम नहीं चलता. बिकॉज ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री एंड आई थिंक उनका 3rd टर्म चल रहा था वो प्राइम मिनिस्टरशिप का. तो एक 3rd टर्म में प्राइम मिनिस्टर जो चल रहा है, जो देश को चला रहा है, उसको देश की नस नस का पता होना चाहिए. एंड आफ्टर दैट इतनी बड़ी मिस्टेक, तो नेहरू साहब को भी हैवी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा. और क्यों झेलना पड़ा? बिकॉज उनका असेसमेंट जो था वो रॉन्ग था प्लस कंफ्यूजिंग था. यानी कि वो कभी भी क्लियर ही नहीं थे चाइना के बारे में. मैं तो कहूंगा वो बहुत क्लियर थे और चाइना भी अपने मोटिव में क्लियर था.
अब उसमें बस फर्क ये था कि चाइना की क्लैरिटी जीत गई, हमारी क्लैरिटी हार गई। चाइना के इंटेंशंस को नेहरू साहब सही में बताया जाए, समझा जाए तो समझ ही नहीं पाए, जिसकी वजह से ऑब्वियसली उन्होंने अपने देश की मिलिट्री को एक बेसिक लेवल पर जो प्रिपेयर्डनेस होती है ना, उस बेसिक लेवल की प्रिपेयर्डनेस के लिए भी आप कह सकते हैं कि विजिलेंस पे नहीं रखा, अलर्ट पे नहीं रखा। रिजल्ट क्या हुआ? एक बहुत ही घातक हार हुई, अ डिवास्टेटिंग डिफीट, शर्मनाक हार। Important point: induce both type of senses among the nation's people as national humiliation is strengthening in the spirit of nationalism along with दो तरह की फीलिंग्स देश के लोगों के हृदय में आई। फर्स्ट वाज नेशनल ह्यूमिलेशन, राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। ऑब्वियसली अगर कल को पाकिस्तान से वॉर हो जाता है, और आई थिंक आपको ध्यान होगा 2012 में आई थिंक हेमराज जी हमारे एक सोल्जर थे, उनकी गर्दन काट के लेके चले गए थे पाकिस्तान। उस पर हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया था। एट दैट टाइम मनमोहन सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर। तो वो ह्यूमिलेशन हमें अपना लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि हमारी गर्दन काट के कोई ले गया। तो ये होता है। The soldiers who are preserving the borders of your country, who are responsible for the security of your country, and all these things they do on the keeping their family on the state. तो उसके बाद फिर हमें लगेगा, और लगना भी चाहिए, कि इतना हमारा सोल्जर्स करते हैं, इतने हमारे सोल्जर्स प्रिपेयर्ड थे, हमारी मिलिट्री पूरी एफिशिएंट थी, तैयार थी, सारे एफर्ट्स लगाकर अगर छोड़िए 50% एफर्ट्स भी लगाती तो चाइनीज बुरी तरह से हारते। फिर भी हमारी मिलिट्री को इतनी शर्मनाक हार झेलनी पड़ी जस्ट ड्यू टू पॉलिटिकल इन्विलेशन। पॉलिटिकल विल कम थी, पॉलिटिकल विल कंफ्यूजिंग थी, पॉलिटिकल विल करेक्ट नहीं थी, असेसमेंट इनकरेक्ट था। उसकी वजह से झेलना किसको पड़ा? देश की आर्मी, देश के सोल्जर्स को, जिसकी वजह से नेशनल लेवल पर लोगों को अपनी ह्यूमिलिएशन उसमें नजर आई। सेकंड थिंग, लोगों को फिर ये भी लगा कि लोगों के अंदर के क्या होता है, जब भी कोई शौर्य की कथा आती है, सपोजिंगली उरी की सर्जिकल स्ट्राइक हुई, आफ्टर दैट पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हुई, तो इससे हमारी जो स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म है उसको बढ़ावा मिलता है, स्ट्रेंथेंड अप। और हेमराज जी जैसे केस होते हैं, या मुंबई 2008 का जो हादसा हुआ था मुंबई में होटल ताज पे, उस जैसे अगर हादसे होते हैं एंड आफ्टर दैट अगर हमारी सरकार कुछ नहीं करती है, तो उसकी वजह से हमारी स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म हर्ट होती है। तो आई थिंक ऑब्वियसली जब इस तरह की चीज हुई और इतनी बुरी शिकस्त हमें देखनी पड़ी, तो हमारी स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म को भी धक्का पहुंचा, राष्ट्रवादिता हमारी हर्ट हुई, as it was a case of national humiliation. Last point, a no confidence motion against the existing government was moved and debated in the Lok Sabha for the first time in the history of independent India. पहली बार हमारे देश के पार्लियामेंट में, पहली बार ही होगा ना भाई, 12 साल तो हुए ही थे उस टाइम देश को आजाद, आई थिंक 12 नहीं 15 साल हो गए थे देश को आजाद हुए। तो ऑब्वियसली तब से एक ही सरकार जो है मोनोलोगस तरीके से चली आ रही थी, एक ही पार्टी की। ठीक है भाई, अब इतना हद तक जब आप गिराओगे किसी कंट्री को, तो उसके बाद पहली बार आई थिंक लोकसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया उस वक्त की एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के लिए। और लोकसभा के अंदर ये प्रस्ताव पास करने वाले जो व्यक्ति थे, जिन्होंने पहली बार इस पर डिबेट और डिस्कशन किया था, वो महावीर त्यागी। एंड महावीर त्यागी जी को देखा देख के लोग, वो निर्दलीय थे, वो किसी पार्टी में नहीं थी। कांग्रेस हमेशा चाहती थी उनको अपनी पार्टी में लेना, बट वो गए नहीं। उनको देखा देख पार्टी के मतलब पूरे लोकसभा के जो और अपोनेंट्स थे या और लोग थे, इवन कांग्रेस के ही इनसाइडर्स थे, वो सारे अगेंस्ट हो गए इस चीज के, जिसकी वजह से लोकसभा में डिबेट हुई इस बात पर और एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पूरी सर्वसम्मति से पास किया गया कि भाई ये सरकार जो है कार्यवाहिनी कार्य करने के लायक नहीं रही है, इट इज इनएफिशिएंट, इट इज इररिस्पॉन्सिबल, इट इज इनकॉम्पिटेंट। और ये हमारे स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। रिजल्ट क्या हुआ? भाई रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट सिंपल ये हुआ that leading the Congress to lose some key by elections to Lok Sabha after then। उसके बाद प्रॉब्लम ये हुई कि जस्ट 1962 चाइनीज वॉर के बाद 62 के एंड में और 63 के स्टार्टिंग काफी जगह पर उपचुनाव हुए। उपचुनाव मतलब बाय इलेक्शन, वो सारे बाय इलेक्शन कांग्रेस बुरी तरह से हारी। और वो बाय इलेक्शंस कहाँ के थे? स्टेट विधानसभाओं के थे या लोकसभा के थे? तो आई थिंक द आंसर इज लोकसभा के थे। लोकसभा बाय इलेक्शंस में कांग्रेस हर जगह नियर बाय 90% केसेस में हारी, नियर बाय 100% भी कह लो। नेक्स्ट पॉइंट, एज द पॉलिटिकल मूड ऑफ द कंट्री हैड बिगन टू चेंज आफ्टर द अबव क्राइसिस। ऑब्वियसली भाई, एक तो वैसे ही जब इतने साल तक कोई पीएम बना हुआ है, कोई इतने साल तक आई थिंक इनको बिना कंपटीशन के, विदाउट एनी कंपटीशन, सम पॉलिटिकल पार्टी इज रूलिंग ओवर द कंट्री, तो डेमोक्रेसी सीन के अंदर से चली गई। दूसरी बात, इतना हादसा होना, ठीक है, एक पूरी तरीके से आपकी टेरिटरी को इन्वेड करके चला गया सामने वाला। तो आई थिंक इस वजह से पॉलिटिकल मूड देश के अंदर कंप्लीट अगेंस्ट जवान है साहब कि बस हो गया बहुत। दैट्स व्हाई आई थिंक बाय इलेक्शंस में जगह जगह पर कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा।
नाउ वी विल बी कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट हेडिंग, द साइनो इंडिया रिलेशन। इसका एनालिसिस कर लेते हैं। फर्स्ट, रीस्टोरेशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब देखिए, आप देखिए यहाँ पे भाई, आज जो भी घटनाक्रम इंडिया और चाइना के बीच में हो रहे हैं उसको आप रिलेट करेंगे आप किससे? बिकॉज आई थिंक मैंने आपको बोला था वेडनेसडे विल बी द डे फॉर डिस्कशन, तो याद रखिएगा। और वो साइनो इंडिया रिलेशंस के खत्म होने के बाद ही होगा हमारा। अब सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है रिस्टोरेशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन। अब इतना बड़ा हादसा हुआ, इतना बड़ा लैंड चला गया आपके हाथ से, और जब इंडिया के पार्लियामेंट में बाकायदा डिस्कशन हुई, डिबेट हुई, तो महावीर त्यागी जी ने खड़े होकर नेहरू साहब से यही पूछा था कि सर वो जो हमारी जमीन चाइना लेकर चला गया है वो जमीन कैसे मिलेगी वापस? तो आप देखिए आपके देश के प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट क्या था। दिस इज एन ऑफिशियल स्टेटमेंट रिकॉर्डेड इन द लाइब्रेरीज ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स। वो उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट। उन्होंने कहा था अरे उस जमीन में तो कुछ उगता ही नहीं है, ठीक है। उस जमीन में कहाँ कुछ उगता है, घास वास भी नहीं उगते, पत्थर रोड़े पड़े रहते हैं। क्या करना है महावीर जी उस जमीन को लेकर? तो महावीर जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी उनसे और बड़ा जवाब दिया था कि नेहरू जी आपके सर पे भी बाल नहीं उगते, तो आप भी अपना सर काट के चाइना को दे दीजिए। तो अब आप सोच सकते हैं हाउ एलिजिबल, हाउ रिस्पॉन्सिबल वॉज योर प्राइम मिनिस्टर, जो इतनी बड़ी जमीन के टुकड़ा, अरुणाचल प्रदेश नियर बाय 1/3 एंड लद्दाख नियर बाय 1/3 से ज्यादा, इतनी बड़ी टेरिटरी आपके देश के सर से कोई काट के ले जाए। वो नॉर्थ ईस्ट, एक तरफ हाथ काटा आपका, दूसरी तरफ सर काटा, और आप कह रहे हैं वो तो जमीन किसी काम की नहीं है। और आपके देश के प्राइम मिनिस्टर थे और 15 साल हो गए थे उनको प्राइम मिनिस्टर बने। तो आई थिंक यू कैन नाउ असेस दैट वो कितने सही थे, कितने गलत थे, उनकी इंटेंशंस क्या रही होंगी, क्या नहीं रही होंगी, वो आप आइडिया लगाइए, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स अपनी जगह होते हैं और बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी जगह होती है। फर्स्ट पॉइंट, रिस्टोरेशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन। देखिए अब वॉर हो गया था, चाइना को जो ले जाना था ले गया वो, हम तो ऐसे ही बैठे थे, हमें वापस लेना नहीं था। उसके बाद हमारे रिलेशंस भी रिवाइव हो गए चाइना के साथ, अंडरस्टूड। आप कहोगे कितना साल लगा? भाई इतना साल तो लगेगा ना, पड़ोसी भी आपस में झगड़ते हैं तो ही 3-4 साल लग जाते हैं, किसी फंक्शन वंक्शन के आने पर ही जो है कहीं ना कहीं खटास दूर होती है। यहाँ तो देश, टेरिटरीज, टेरिटोरियल इन्वेजन हुआ था भाई। मगर चलिए, हमारा देश तो हमेशा की तरह भाई, कांग्रेस गवर्नमेंट तब भी थी, कांग्रेस गवर्नमेंट अब भी थी। तो चाइना के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस फिर से रिस्टोर हुए। उसकी पूरी प्रक्रिया क्या रही, स्टेप वाइज क्या रहा, लेट्स सी। फर्स्ट पॉइंट, 1976 फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस वर रीस्टोर्ड बिटवीन द टू कंट्रीज आफ्टर मोर देन अ डेकेड। कितनी बड़ी बात है, देखिए ब्रैकेट, मतलब मैंने ब्रैकेट में इसीलिए लिखा है आफ्टर मोर देन अ डेकेड। भाई दो भाई, हिंदी चीनी भाई भाई थे जो बिछड़े हुए थे इतने वर्षों से, उनको 10 से 12 साल लग गए, लेकिन 10 से 12 साल बाद कंप्लीट डिप्लोमेटिक रिलेशंस रीस्टोर हो गए इंडिया के बीच में और चाइना के बीच में। अब आप कहोगे इंडिया को क्या मिला? इससे कुछ नहीं मिला, जो चला गया वो चला गया। सेकंड पॉइंट, 1979 अटल बिहारी वाजपेयी साहब, जो उस वक्त के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, क्योंकि उस वक्त जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, द फर्स्ट टॉप इंडियन लीडर टू विजिट चाइना आफ्टर 1962 वॉर। 62 में वॉर हुआ था। 62 से पहले तो आप जानते हैं कि चाइनीज, आप कह सकते हैं कि राजनयिक ले लीजिए या चाइनीज लीडर्स ले लीजिए या उनके पॉलिटिकल एक्सक्लूडिंग पीपल ले लीजिए, वो आते रहते थे। हमारे देश से भी काफी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स उनके कंट्री में जाते रहते थे। बट आफ्टर 1962 वॉर, इट वाज इन 1979 जो जिस जिस साल हमारे देश का कोई टॉप लीडर चाइना विजिट करने गया। 17 साल में पहली बार ये वाकया हुआ कि हमारे देश का कोई बड़े लेवल पर बैठा हुआ, पद पर बैठा हुआ एक राजनीतिक थी चाइना में गया आफ्टर 1962 वॉर ऑन अ पॉलिटिकल विजिट। एंड हु वाज ही? अटल बिहारी वाजपेयी साहब, जो हमारे देश के 12वें प्रधानमंत्री थे, अंडरस्टूड। और आप ये देख सकते हैं, नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, लेटर राजीव गांधी हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट चाइना आफ्टर जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए 1979 में वाजपेयी साहब कौन थे? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, यानी कि विदेश मंत्री थे, ठीक है, जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी। आफ्टर दैट जब जनता पार्टी की सरकार चली गई 1981 में, उसके बाद फिर से कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई, वही वाली बात, ढाक के 3 पात। अगेन व्हेन कांग्रेस गवर्नमेंट केम, राजीव गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, एंड देन राजीव गांधी वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट चाइना आफ्टर जवाहरलाल नेहरू। यानी कि जवाहरलाल नेहरू साहब के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी भी नहीं गए, ठीक है, और लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी जी भी नहीं गए। यानी कि सीधे प्राइम मिनिस्टर कौन गए चाइना के विजिट पे? राजीव गांधी। नेक्स्ट पॉइंट, एम्फेसाइज ऑन ट्रेड रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज सिंस देन। तब से लेकर भारत और चाइना फिर से भाई भाई हो गए, लेकिन इस बार भाई भाई की दोस्ती पैसे की थी, व्यापारिक रिश्ते गठन करने थे। चाइना को अपना स्वार्थ देखना था
भारत को भी सो कॉल्ड अपना स्वार्थ देखना था। और इस तरह से दोनों देशों ने ये डिसाइड किया कि हम अपने ट्रेड रिलेशंस को अलग रखेंगे, अपने पॉलिटिकल इश्यूज को अलग रखेंगे। अब कोई ईश्वर भगवान से पूछे कि चाइना के लिए पॉलिटिकल इश्यू अब रह क्या गया था? अक्साई चीन लेना था, वो ले गया वो। अरुणाचल का इतना बड़ा हिस्सा उसको लेना था, वो भी ले गया वो। अब भी उसके लिए पॉलिटिकल इश्यू बच रहा था बिल्कुल। भाई, जैसे एग्रीमेंट कहते हैं ना, आपकी पास्ट की मिस्टेक्स आपके प्रेजेंट को डिटेरियोरेट करती हैं, और आप प्रेजेंट में की गई गलतियां आपके फ्यूचर को खराब करती हैं। वही चीज है। चाइना अक्साई चीन लेकर भी पेट नहीं भरा, अरुणाचल प्रदेश का इतना बड़ा भाग लेकर भी उसका पेट नहीं भरा। अब उसको गलवान घाटी चाहिए। कल को हो सकता है वो कहने लग जाए कश्मीर भी हमारा है, कल को वो कहने लग जाए जम्मू भी हमारा है। भाई, आप, उसकी नीति ही ऐसी है देश की। वो पहले लॉस बनवाता है, फिर उन पर एग्रीमेंट पे साइन करता है और करवाता है, और उसके बाद खुद ही तोड़ता है। ये उसकी पॉलिसी बहुत पहले से रही है, और उसको हमने कभी चेक नहीं किया। आज चेक एंड वेरिफिकेशन हो रहा है, तो इसलिए चाइना को प्रॉब्लम भी हो रही है। अदरवाइज जिस लेवल पे आज वेरिफिकेशन और चेकिंग हो रही है चाइना की, उससे पहले इसका 10% भी नहीं हुआ। होता तो चाइना इतनी हिमाकत थोड़ी करता, दैट टू इन द पीरियड ऑफ कोरोना, which itself is being generated from their idiot country. तो आई थिंक आज के लिए इतना पर्याप्त है। काइंडली कम ऑन टू द स्क्रीन इफ यू हैव सम